एवरीवन, दिस इज तनु टिप्टान और आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है प्लेसमेंट एंड इंडक्शंस के बारे में, राइट। अब देखो, इस चैप्टर्स की सीरीज हम करते जा रहे हैं। जो आपका सिलेबस है, आपको क्या करना है, कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट पे जाना है, ठीक है, सर्च करना है यूट्यूब पर, और प्लेलिस्ट यहाँ पे नजर आ रही है। मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जनरल क्वेश्चन है कि मैम इसकी प्लेलिस्ट नहीं मिल रही। प्लेलिस्ट में जाना है, नीचे स्क्रॉल करना है, आपको यहाँ नजर आ रहा है, देखो ये पोस्टर नजर आ रहा है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट लेसन 1 फुल चैप्टर इन अ 1 वीडियो विद एग्जांपल्स। इसको क्लिक करना है, ठीक है। एक सेकेंड, क्लिक करने के बाद आपको ये पूरी की पूरी जो प्लेलिस्ट है वो आपको यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। विद नोट्स आपको ये जो सीरीज है, वो चैप्टर्स है, वो करवाए जा रहे हैं। सो आपको पता होगा। सो ये आपकी इस तरीके से आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन पेपर चैनल है, इसी तरह से आपको कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट है, ओके। चलो, तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारे प्लेसमेंट एंड इंडक्शंस वाले चैप्टर को। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। यहाँ से ज़रूरी है कि आपको इनके कंसेप्ट को समझना, क्योंकि यहाँ से जो डिफरेंस आता है ना, इंडक्शंस एंड ओरिएंटेशन में आ सकता है और प्लेसमेंट और इंडक्शन में आता है, ठीक है, ठीक है जी। और इनकी स्ट्रैटेजी के ऊपर क्वेश्चन आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ आपकी चैनल कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट पर, ओके। चलो, इसको 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं हर टॉपिक को। एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हम नॉर्मली सभी चैप्टर्स के अंदर किया है हमने, राइट। सो चलो, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। पहले शब्दों का मतलब समझते हैं, प्लेसमेंट एंड इंडक्शन, राइट। अब देखो, प्लेसमेंट का मतलब क्या, आपने कभी अपने दोस्त से पूछा या फिर अपने फैमिली मेंबर में जब किसी की जॉब लगती है तो उसे कहते हैं कि किस पोस्ट पे आपकी क्या है, प्लेसमेंट हुई है, मीन्स कि किस जगह पर आपको क्या मिला है, प्लेसमेंट। मीन्स की प्लेसमेंट होते हैं, कहें तो जगह, कि जहां पर आपको अपनी ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करना है, ओके। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ कि जो भी रोल आपको अदा करने हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिस भी पोस्ट पे जा रहे हैं, या फिर मैं कहूँ कि जो भी पोस्ट है आपकी उसके बारे में बताया जा रहा है, या फिर मैं ये कहूँ कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको परफॉर्म करनी है। क्लियर है, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर प्लेसमेंट का मतलब ये है कि जिस फाइनली आपको वो जगह मिल रही है जहां पर आपको वो ड्यूटी करनी है। कहते हैं ना कि आपकी जो ग्रुप डी में नंबर आया है, ठीक है, आपने अभी फिलहाल पीछे 1-2 महीने पहले रिजल्ट आया था, ग्रुप डी के अंदर जो जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, बट प्लेसमेंट अभी क्या हुई है नहीं पता थी, उनको बाद में पता चली है कि प्लेसमेंट कहाँ हुई है, मीन्स कि किस डिपार्टमेंट में हम जाने वाले हैं, राइट। इवन मोस्ट ऑफ क्या है, अभी फिलहाल हमारी फैमिली के अंदर भी कुछ बच्चों का हुआ है, सो उनकी प्लेसमेंट अब हुई है। तो कहने का मतलब ये पूछा जाता है कि किस डिपार्टमेंट में हुए, क्या वर्क है आपका। अब यहाँ पर ये बातें की जाती है, तो कहने का मतलब पूरा ये है कि फाइनली अब आपको वो जगह मिल गई है जहाँ पर अपना आपको रोल करना है, जहाँ पर आपको अपनी ड्यूटी निभानी है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इन केस बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो नए होंगे, सो मैं एग्जाम्पल नया लेती हूँ, बट जो हमारे लास्ट एग्जाम्पल से मैच करेंगे क्योंकि पुराने बच्चे भी होंगे, राइट। अब ये देखो, मिस्टर एक्स है, मैंने एग्जाम्पल लिया था बहुत सारी कंपनीज का, स्कूल्स का एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा लिया था। सो मैंने अब यहाँ पे स्कूल का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। अकाउंट्स की पोस्ट निकली है, ठीक है, बिजनेस को टीच करने के लिए पोस्ट निकली है, अच्छा, इकोनॉमिक्स को टीच करने के लिए पोस्ट निकली है, मैथ्स को टीच करने के लिए पोस्ट निकली है, और फिजिक्स को टीच करने के लिए, और एक आपकी केमिस्ट्री को टीच करने के लिए पोस्ट निकली। चलो बायो भी ले लेते हैं, ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स हो गए। हिस्ट्री अभी इतना नहीं लेते, छोटा एग्जाम्पल। अब देखो यहाँ पे मैंने पोस्ट निकाली थी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब मिस्टर एक्स किस बैकग्राउंड से थे, ये साइंस बैकग्राउंड से थे, ठीक है, और मिस्टर वाई किस बैकग्राउंड से थे, ये थे हमारे कॉमर्स डिपार्टमेंट से, ठीक है। अब यहाँ पर प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि अब इनको फाइनली अपॉइंट किया जा रहा है एज अ टीचर। अब देखो, साइंस फील्ड के अंदर ये दोनों भी आते हैं, ये चारों आते हैं, और कॉमर्स फील्ड के अंदर ये चारों भी आते हैं, राइट। सो यहाँ पर अब मिस्टर जो एक्स है उसकी जो स्पेशलाइजेशन है ना, वो केमिस्ट्री के अंदर है, कैम के अंदर है, केमिस्ट्री के अंदर है, ठीक है। बट स्कूल वालों ने क्या किया, स्कूल वालों ने क्या किया, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको फिजिक्स में क्या कर दिया, सेट कर दिया। क्या वो अपनी ड्यूटी को बेटर तरीके से, अच्छे, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस से क्या वो परफॉर्म कर पाएंगे, यस या नो।
ऑब्वियसली बात है नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से मैं कहूँगी कॉमर्स डिपार्टमेंट में जो मिस्टर वाई था, इसका अकाउंट्स को टीच करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, इवन वो परफेक्शन से पढ़ाती हैं, ठीक है। सो इनको क्या दे दिया है, इनको अकाउंट से दिया है। तो इन दोनों में से किस पर्सन की आप उम्मीद करेंगे कि किसकी प्लेसमेंट बेटर हुई है? आप ये कहेंगे कि मिस्टर वाई यहाँ पर खुश होगा क्योंकि उनको उनकी इच्छा के हिसाब से, उनको उनकी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से उनको वही पोस्ट दी जा रही है। बट जो मिस्टर एक्स है वो क्या कहेंगे कि नहीं, ये तो गलत हो गया। तो कहीं ना कहीं ये क्या करने की सोचेंगे, स्विच करने की सोचेंगे, स्विच करने की सोचेंगे। जितनी ज़्यादा स्विचिंग होगी वही कहेंगे कि हम क्या करें, क्या हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, ज़्यादा से ज़्यादा टर्न हो रहा है किसका, आपके एम्प्लॉइज़ का। समझ पा रहे हो? तो प्लेसमेंट का मतलब है कि राइट पर्सन को आप क्या करें, राइट पोजीशन के ऊपर क्या करें, अपॉइंट करें, जिससे कि वो अपनी ड्यूटी फुल ऑफ डेडिकेशन से, फुल ऑफ एनर्जी के साथ वो क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। इन केस मैंने कहा कि यहाँ पर ये जो फिजिक्स के पोस्टमैन को अपॉइंट कर दिया, तो क्या क्या मिस्टेक हो सकती है? ऑब्वियसली बात है, ये छुट्टियां लगानी शुरू कर देगा, है ना, या फिर ये क्या होगा, ये छोड़ के ही जा सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि इनके ये कुछ भी इंसिडेंट क्रिएट हो सकता है। मान लीजिए जो फिजिक्स का कोई कंसेप्ट है, ठीक है, वो उन्होंने गलत समझा दिया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इनको रिएक्शंस करनी आती थी, केमिकल्स की रिएक्शन करना उनमें इनको बिल्कुल परफेक्शन है। बट फिजिक्स में जो मोमेंटम लॉज ये पढ़ते हैं ये इनको नहीं आता है। सो ऑब्वियसली बात है बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, वो गलत पढ़ाएंगे। सो यहाँ पर काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स, काफ़ी सारे हैपनिंग होने के चांसेस रहते हैं। दैट्स अ रीज़न कि जिस राइट पर्सन को हमें राइट जगह पर अपॉइंट करना चाहिए। ये तो हो गया भाई प्लेसमेंट का मतलब। दैट मीन्स कि पर्सन फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, वो अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उस पोजीशन पे होना चाहिए, जिस तरह की उसकी क्वालिफिकेशन है उसी जगह पर वो होना चाहिए। हम इन नोट्स में यही पढ़ेंगे। दैट्स अ रीज़न कि आपको ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझना होगा, ठीक है। अच्छा, इंडक्शन का मतलब क्या है? इंडक्शन का मतलब क्या है कि आप जब भी कोई नया पर्सन आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसे क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। दैट मीन्स उसे अपनी कंपनी के बारे में बता रही हैं कि हमारी कंपनी ऐसी है, हमारी कंपनी के अंदर जो पॉलिसीज़ है वो कैसी चल रही है, हमारे पास जो रूल रेगुलेशन है वो क्या है। अच्छा, मैंने कहा कि इनको, जैसे मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, मैंने कॉमर्स डिपार्टमेंट में जब ज्वाइन किया था तो स्कूल के अंदर 3 से 4 सेक्शंस थे कॉमर्स के। सो स्पेशल एक सेक्शन के लिए एक टीचर्स थी, स्पेशल एक सेक्शन के लिए एक टीचर्स थी। सो मेरे को सेक्शन मिला था ए, राइट, और उसके अंदर मुझे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस ये सभी पढ़ाने थे, ठीक है। सो ऑब्वियसली बात है, अब यहाँ पे देखो 4 सेक्शन बना लिए मैंने, ठीक है। 4 सेक्शन है तो चारों सेक्शंस की जो टीचर्स हैं वो अलग है। अच्छा, इनके कोऑर्डिनेटर क्या है, कॉमर्स डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेटर हमारे पास क्या है, अलग है। साइंस डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेटर अलग होते थे, और जो आर्ट डिपार्टमेंट होती है, ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट जो होता है, उनके अंदर जो टीचर्स कोऑर्डिनेटर है वो अलग होते थे। अच्छा, इनके एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए जो डायरेक्टर है वो अलग होता था, इनके लिए अलग होता था। तो मैं मान लीजिए मैं ये जो सेक्शन ए के लिए मैं आई हूँ, तो मुझे क्या किया जाएगा, या तो प्रिंसिपल के द्वारा या फिर उनके कोऑर्डिनेटर के द्वारा मुझे इस पूरे स्कूल के बारे में, साथ साथ हमें इस पूरे डिपार्टमेंट के, जो कॉमर्स डिपार्टमेंट के बारे में मुझे क्या दी जाएगी, नॉलेज दी जाएगी कि मैम हमारे यहाँ पे ना 4 सेक्शंस है, चारों सेक्शंस में ना स्टूडेंट्स इतने इतने हैं, और यहाँ पे बायलिंगुअल पढ़ाया जाता है, बट कम्युनिकेट मोस्टली इंग्लिश में किया जाता है, ठीक है। और आपको अगर कुछ भी काम है आप डायरेक्टर से कंसर्न कर सकते हैं, डाउट है तो डायरेक्टर से कंसर्न कर सकते हैं। अच्छा, आपको एग्जाम के रिगार्डिंग कुछ काम इन्फॉर्मेशन लेनी है, सो आपके पास ये जो कोऑर्डिनेटर है ना, इनसे आप कंसर्न कर सकते हैं। ओके, सो ये सभी चीज़ें मुझे बताई जा रही है। मैं जिस दिन फर्स्ट डे गई तो मुझे ये सारी चीज़ें बताई गई थी, पूरा एक दिन मुझे लग गया था इन चीज़ों को समझने में, ठीक है। तो वो ऑब्वियसली बात है, लर्न तो काफ़ी दिनों में होगा। सो यहाँ पर इंडक्शन का मतलब है कि जब आप नया पर्सन फाइनली जब अपॉइंट हो जाता है, उसको क्या किया जाता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ फैमिलियराइज किया जाता है। दैट मीन्स उसको पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलवाया जाता है कि हाँ ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हम इस सिद्धांतों और इन रूल रेगुलेशंस के ऊपर टिके हुए हैं। हमारा जो मेन एम, जो ऑब्जेक्टिव है, एम जो है वो क्या है, वो सभी चीज़ें क्या की जाती है, एक्सप्लेन की जाती है। तो प्लेसमेंट का मतलब हो गया जगह पे मतलब फाइनली पोस्ट देना। इंडक्शन का मतलब होगा पोस्ट देने के बाद क्या कर रहे हो, उसको बता रहे हो, इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में,
ठीक है। ओरिएंटेशंस इसके बाद आता है। सबसे पहले आपको देखो पता है रिक्रूटमेंट आता है, देन उसके बाद सिलेक्शन आता है, सिलेक्शन के बाद हम क्या करते हैं, प्लेसमेंट करते हैं, प्लेसमेंट के बाद हम इंडक्शन करते हैं, इंडक्शन के बाद हम क्या करते हैं, ओरिएंटेशन करते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब है ये लंबी प्रोसेस है, सेम काम ही होता है। यहाँ पे तो 1-2 दिन का काम होता है बताने का, बट यहाँ पे लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस होती है जिसके अंदर ये जो डिपार्टमेंट के जो आपके सबॉर्डिनेट होते हैं या फिर मैं कहूँ टीम मेंबर होते हैं उनके साथ तालमेल बिठाने की जो इंट्रोड्यूस किया जाता है उसको हम ओरिएंटेशन कहेंगे। पढ़ेंगे इसका डिफरेंस भी, पहले हम इनका मतलब जान लेते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो देखो क्या लिखा हुआ है, अब देखो इनमें से केवल इसको सेलेक्ट किया गया है, इसको सेलेक्ट किया गया है। ये जो पर्सन बीच में बिल्कुल खुश होकर खड़ा कूद रहा है ये, ठीक है, फुदक रहा है, तो इसको सेलेक्ट किया गया। फाइनली इसको क्या देने की बात आ रही है, पोस्ट देने की बात आ रही है। उस पोस्ट की सभी इंफॉर्मेशन हम देंगे, उसे हम कहेंगे इंडक्शंस कहेंगे। ओके, देखो क्या लिखा हुआ, प्लेसमेंट रेफर टू द एक्ट ऑफ असाइनिंग someone to a particular role or a position within an organization or a program। कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जब किसी व्यक्ति को क्या किया जाता है, एक पर्टिकुलर रोल दिया जाता है कि आपका एज अ अकाउंट टीचर आपका रोल है, एज अ आपका बिजनेस टीचर आपका रोल है। मीन्स कि फाइनली वो जगह पता चल गई कि जिस पोजीशन के लिए हमें हायर किया गया। अच्छा, मुझे ये नहीं पता चला, मैं कह रही हूँ कि मुझे 3 दिन हो गए स्कूल के अंदर आए हुए, मुझे फाइनली ये नहीं बताया जा रहा कि मैं किस सब्जेक्ट की स्टूडेंट्स को परमानेंटली पढ़ाऊंगी। तो मेरे माइंड में डाउट्स क्रिएट होंगे, मेरे माइंड के अंदर फ्रस्ट्रेशन होगा कि कभी मेरे को फर्स्ट क्लास दे रहे हैं, कभी मेरे को सेकंड दे रहे हैं, कभी थर्ड दे रहे हैं। एक दिन के अंदर मेरे को 8th क्लास तक मैंने पढ़ाया, दूसरे दिन मैंने 8 से 12 तक पढ़ाया, तो कहीं ना कहीं तो फ्रस्ट्रेशन होंगी ना, मैं होंगी ना, क्योंकि डाउट अगर मुझे पोस्ट क्लियर नहीं होगी कि किस पोस्ट के लिए मुझे अपॉइंट किया गया है, तो तब भी क्या हो जाता है, प्लेसमेंट हमारा बेटर वे से नहीं होता है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट्स इन्वॉल्व द मैचिंग। हमें क्या करना पड़ता है प्लेसमेंट के अंदर, मैचिंग करनी पड़ती है। इंडिविजुअल के पास जो भी स्किल्स है, इंडिविजुअल के पास जो भी क्वालिफिकेशन है, उसका इंटरेस्ट है, किसके साथ मैच करना है, उस स्पेसिफिक जॉब और टास्क के साथ मैच करना है ना। अब देखो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल इसीलिए लिया था ये कि जब तक आपको देखो ये पोस्ट ये है, इनकी स्पेशलाइजेशन ये है। अब मैं कह रही हूँ कॉमर्स की टीचर को फिजिक्स पढ़ाने के लिए दे दूँ, साइंस की टीचर को मैं बिजनेस पढ़ाने के लिए दे दूँ, तो मैच ही नहीं होएगा भाई, वो तो बिल्कुल परेशान हो जाएंगे, बच्चे परेशान, आप भी परेशान, ऑर्गेनाइजेशन तो है ही परेशान, है ना। तो यहाँ पे प्लेसमेंट टिपिकली ओकर आफ्टर अ सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन के बाद। तो लाइन आपको पता है कौन सी याद रखनी है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द सेकंड पॉइंट कि मैचिंग होना चाहिए। और हाँ, ये जो है सिलेक्शन के हमेशा बाद होता है, आफ्टर अ सिलेक्शन प्रोसेस के बाद होता है। ओके, ये सिलेक्शन होने के बाद हम इसको फाइनली प्लेस करेंगे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव पता है क्या होता है, फोर्थ पॉइंट क्या रखना है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है ना इन अ जॉब फॉर विच दे आर मोस्ट सुटेड, जिस पोस्ट के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल होगा, ये है मान लीजिए कॉमर्स के लिए, तो इसे कॉमर्स के अकाउंट्स या फिर बिजनेस या फिर मैं कहूँगी इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए ही दिया जाए, उसे कहेंगे हम प्लेसमेंट। अगर प्लेसमेंट हमारा अच्छे तरीके से नहीं हुआ, मैंने आपको रीज़न भी बताया कि क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ बिकॉज ऑफ द मिस प्लेसमेंट देन द रिजल्ट विल बी, रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, ऑब्वियस ही बात है ना। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें अब कंपनी का एग्जांपल ले लेते हूँ। ये है पिंकी जी और ये है मिकू, ये लड़का है, ये लड़की है, ठीक है। इसको ज़्यादा क्लरिकल वर्क काम पसंद है, दैट मीन्स इसे ऑफिस वर्क कहूँ मैं, ऑफिस वर्क पसंद है। इसे फील्ड का काम पसंद है, इसको घूमना फिरना बड़ा अच्छा लगता है, बाइक पे घूमना, गाड़ी में घूमना, जैसे भी घूमना इसको अच्छा लगता है, दैट मीन्स इसे फील्ड का काम अच्छा लगता है। अच्छा, ये दोनों के दोनों ने एज अ एप्लीकेशन सबमिट की थी इस कंपनी के अंदर। ये लोन रिकवरी वाला काम सुना है आप लोगों ने, आई होप सबने सुना होगा कि जो लोन रिकवरी एजेंट्स होते हैं इनका काम होता है लोन को रिकवर करना, फील्ड का भी काम होता है और ऑफिस का भी काम होता है। अच्छा, जो फील्ड का काम, इसको कंपनी ने क्या किया, इसको तो फील्ड के काम के लिए रख दिया और इसको ऑफिस के काम के लिए रख दिया, ठीक है। ऑफिस के काम के लिए या फिर मैं कहूँ कि इसको मीन्स की अंदर ही रखा गया, बाहर नहीं, मतलब फील्ड के ऊपर नहीं रखा गया। सो ऑब्वियस ही बात है, पिंकी जो है लड़की, ये जो लड़की है पिंकी, हमारे एग्जाम्पल के अंदर ये बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाएगी,
हो जाएगी नहीं हो जाएगी? अच्छा, फ्रस्ट्रेट होगी तो ऑब्वियसली बात इसका ध्यान नहीं रहेगा इस कंपनी में काम करने के दौरान, है ना। इवन काफी सारी मिस हैपनिंग भी हो सकती है। मान लीजिए कि लोन जब रिकवर करने जा रही थी, वो क्या हो सकता है, कुछ भी इवेंट हैपन हो, ही कस्टमर से गलत व्यवहार कर सकती है, या फिर मीन्स कि कहीं ना कहीं अपना जो स्टेटस है, जो पाना चाहती थी और जो कंपनी ने दिया, वो दोनों मिसमैच है, तो ये फुल ऑफ क्या हो जाएगी, डिससेटिस्फाइड हो जाएगी। उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, वो कम होगी। प्रोडक्टिविटी कम, दैट मीन्स कम लोन रिकवर करके लेके आएगी, है ना। इनको आप ना किसी भी एग्जाम्पल में फिट कर लेना, सब में फिट हो जाएंगे। जैसे कि इसमें मशीनरी का भी एग्जाम्पल हो सकते हैं कि पिंकी को मशीनरी चलानी नहीं आती थी, ठीक है, सॉरी, पिंकी को मशीनरी चलानी आती थी, मिकू को मशीनरी चलानी नहीं आती थी, ठीक है। और कंपनी ने क्या किया, इसको तो मशीन के काम पे रख दिया, इसको ऑफिस के वर्क के लिए रख दिया। ये तो फिर खुश हो गई, बट इसको तो मशीनरी चलानी आती नहीं है मिकू को, है ना। तो इसमें इस केस में क्या हो सकता है कि मशीन चलाते चलाते वो रुकी जा रही है, ठीक है, बार बार वो कुछ ना कुछ तोड़फोड़ कर रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो मिकू है ये एक्सीडेंट्स क्रिएट कर रहा है, दैट मीन्स कंपनी के लिए प्रोडक्शन रोक रहा है, प्रोडक्टिविटी लो हो रही है। और एम्प्लॉय कभी भी अपना बेस्ट नहीं देता ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही नहीं है भाई। इंटरेस्ट होगा तभी तो बेस्ट देगा, है ना। और कुछ टाइम तक मान लीजिए मिकू ने इस मशीन जहाँ पे इसको चलानी थी, इस प्रोडक्शन इंडस्ट्री में काम किया इसने, गारमेंट की इंडस्ट्री में। सो वहाँ पर इसने थोड़े दिन के लिए काम किया, बट उसके बाद वो क्या चला गया, या फिर वो छुट्टियाँ ज़्यादा लगाने लग गया, है ना। और एक्सीडेंट्स, दैट मीन्स आपको मशीनरी चलानी नहीं आ रही, तो ऑब्वियसली बात है, क्या पता आपने अपना हाथ ऐसे देते देते ध्यान ही नहीं था, है ना। आपने जो कपड़ा कहीं से निकालना था कहीं से और निकाल दिया। सो यहाँ पे ये एक्सीडेंट्स होने के ज़्यादा चांसेस है। मशीन भी खराब हो सकती है, आपकी हेल्थ को भी इशू हो सकता है, या फिर आपका प्रोडक्शन बढ़िया तरीके से नहीं निकलेगा। तो ये सभी कारण होते हैं अगर मैं प्लेसमेंट अच्छे तरीके से ना करूँ तो। अच्छा जी, अब बात आ जाती है टाइप ऑफ प्लेसमेंट। टाइप ऑफ प्लेसमेंट आपकी दो तरीके की है। सबसे पहले कहते हैं कि डिफरेंशियल प्लेसमेंट एंड दैट दिस इज अ ट्रेडिशनल प्लेसमेंट। एग्जाम्पल से समझना, मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर एक्स के पास काफ़ी सारी क्वालिफिकेशन है, काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस है, काफ़ी सारा वर्क पॉइंट इनको आता है। तो इनकी क्वालिफिकेशन, उनके एक्सपीरियंस, उनके वर्क एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कंपनी क्या करेगी, कंपनी के पास काफ़ी सारी पोस्ट है, कंपनी के पास काफ़ी सारी पोस्ट है, किसी के लिए पर्टिकुलर स्टैंडर्ड नहीं है। तो कंपनी ने क्या किया, इस पर्सन को पहले यहाँ फिट करके देखा, ये यहाँ नहीं कर रहा परफॉर्म, यहाँ भी फिट करके देखा, यहाँ भी फिट करके देखा, यहाँ, ये सब में सबके अकॉर्डिंग इसके पास सभी क्वालिफिकेशंस है। जैसे कि मैं कहूँ कि टाइपिंग भी आती है, टैली भी आती है, ठीक है, आपको फिनेकल भी आता है, आपको सिलाई भी आती है, ठीक है, आपको काफ़ी सारे डिपार्टमेंट में फिट करके देखा। तो कंपनी ने कहा कि सबसे ज़्यादा फिट ये पर्सन इस वाले डिपार्टमेंट में है, सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस ये इस डिपार्टमेंट में दे रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ प्लेस कर दिया। तो कहने का मतलब समझ में आ रहा है कि जॉब काफी सारी है, पर्सन एक है, उसको काफी सारों के साथ क्या किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है, देन फाइनली उसको उस प्लेसमेंट दी जा रही है जहां पर वो ज्यादा अच्छे तरीके से करता है काम। तो उसे क्या कहेंगे, डिफरेंशियल प्लेसमेंट। डिफरेंशियल प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि जब आप डिफरेंट प्लेस पर उसको एडजस्ट करने की बात कर रहे हैं, पर्सन की एबिलिटी के हिसाब से जहां पे वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसे वही प्लेसमेंट दे देना। क्या लिखा हुआ है कि मैचिंग द इंडिविजुअल विद रोल बेस्ड, जो इंडिविजुअल है उसको काफी सारी उनकी स्ट्रेंथ, उनकी इंटरेस्ट, उनकी नीड के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, उसको मैच किया, और जहां पे भी वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है वो वहां पर उसको क्या कर दिया, पोस्ट दे दी। इट अटेम्प्ट टू मैच द कैंडिडेट स्किल, नॉलेज, एटीट्यूड एंड एबिलिटी विद वेरियस जॉब फॉर विच ही कैन बी मोस्ट सुटेड। क्लियर है, समझ पा रहे हो? अच्छा, ट्रेडिशनल प्लेसमेंट क्या होगा फिर? ट्रेडिशनल प्लेसमेंट जस्ट इसके अपोजिट है। वो कहते हैं कि एक पर्सन है, जॉब एक है, इसके लिए मैंने क्राइटेरिया रखा हुआ है कि आपको टाइपिंग स्पीड 40 प्लस आनी चाहिए, आपको हिंदी में टाइपिंग स्पीड 30 प्लस आनी चाहिए, आपकी हाइट क्या है 5.9 इंच होनी चाहिए। मीन्स की इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, जो कि नॉर्मली आपको आर्मी या फोर्स पोस्ट पे मिलेगा, है ना। अगर आप इस क्राइटेरिया से मैच करते हैं तो तब आप इस प्लेस पे आ सकते हो, अदरवाइज आउट। तो कहने का मतलब यहाँ पे एक प्रॉपर क्राइटेरिया बना दिया,
अगर आप उससे मैच करेंगे तो आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी, अदरवाइज आप नहीं होंगे। क्लियर है? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस अप्रोच इन्वॉल्व द असाइनिंग द इंडिविजुअल टू रोल बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड क्राइटेरिया। जो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है उसके ऊपर आपको क्या किया जाएगा, अपॉइंट किया। वो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया कुछ भी हो सकते हैं, क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग हो सकता है, एक्सपीरियंस, जैसे कि आपको पता है कि जैसे एनवीएस में, केवीएस में, या फिर मैं फोर्स की बात करूं तो वहां पे एक्सपीरियंस बोला जाता है कि आपका जो एक्सपीरियंस है 3 से 7 साल का होना चाहिए, फिर 1 से 2 साल का होना चाहिए, है ना, इंडस्ट्रीज में काफी माना जाता है, ठीक है। या फिर सिंसियरिटी के बेस पे जाता है, सीनियरिटी जिसे हम कहेंगे। इट्स फॉलो द मोर यूनिफॉर्म एंड द जनरल मेथड ऑफ द प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का सबसे यूनिक एंड जनरल मेथड ये क्या करता है, यूज करता है। क्लियर है? दोनों मेथड समझ में आ गए। डिफरेंशियल डिफरेंट पोस्ट पे सेट करके देख रहे हैं। ट्रेडिशनल क्या है, एक पोस्ट है, अगर आप उससे मैच होते हैं तो डायरेक्ट पोस्टिंग हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। क्लियर है? समझ पा रहे हो? अच्छा, ऑब्जेक्टिव की बात की जाए, अब आप ये बात ध्यान रखना, अब मैं समझाने जो जा रही हूँ, जो ये जो पॉइंट समझाए थे ना, ठीक है, ये कब नहीं क्रिएट होंगे, जब आपकी पोस्टिंग बढ़िया तरीके से जिस पोस्ट पे आप चाहते थे तब नहीं होंगे, तो वहां उसके ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, अदरवाइज इसकी लिमिटेशन है, ठीक है, प्रॉब्लम्स है। ध्यान से देखो, बताया था मैंने, फ्रस्ट्रेशन को रिड्यूस करता है। फ्रस्ट्रेशन दैट मीन्स अगर आपकी जो रैंक है, अगर आपकी जो जॉब है, अगर आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर क्लियर नहीं हुई, मीन्स कि आपको भी नहीं पता कि हर दूसरे दिन आपको कोई नया काम दे रहे हैं, हर तीसरे दिन आपको किसी और डिपार्टमेंट में सेट कर रहे हैं, लोकेशन चेंज कर दी, सो ऑब्वियस ही बात है आप अपनी फैमिली को छोड़ के इतनी दूर जा रहे हो, या फिर वहां पे नए इन्वायरमेंट में एडजस्ट होना बहुत मुश्किल वाला काम है। सो दैट्स अ रीजन कि कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी रैंक क्या है, मैं किस पोस्ट पे काम करता हूँ, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब क्लियर होगा तो ऑब्वियस ही बात है आप अपना 100% देंगे, जिससे आपका मोराल भी हाई होगा और फ्रस्ट्रेशन तो होगा ही नहीं है ना। अच्छा, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, मोराल हाई होगा, तो ऑब्वियस ही बात है आप क्या उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाओगे, क्या उस ऑर्गेनाइजेशन से ये कहोगे कि टाटा बाय बाय, या फिर छुट्टियां ज्यादा लगाओगे? नहीं ना, आपको बड़ा मजा आ रहा है, आप जो चाहते थे, आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब चाहते थे, आपको वो मिल गई है, अच्छी बात है। आप पुलिस फोर्स के अंदर एज ए मैनेजर बनना चाहते थे, वो भी अच्छी बात है ना। आप मीन्स की जो भी इच्छा थी आपकी, इस पर्सन की जो भी इच्छा थी, वही पोस्ट उसी कंपनी में आपको मिल रही है। जैसे कि मैं आपको ये कह रही हूँ कि ये सीए की पोस्ट पे जाना चाहता था और उसको सीए की पोस्ट ही मिली है, सीए क्लियर है, बढ़िया पोस्ट पे मिल रही है, ठीक है, 2.5 से 3 लाख सैलरी है पर मंथ, तो क्यों ना बंदा खुश होगा? क्या वो छुट्टियां करेगा? क्या वो छोड़ के जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? सो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके पास कंप्लीट सभी तरह की इंफॉर्मेशन होगी तो आपके पास जो टर्नओवर है वो नहीं होगी, आप उसको छोड़ के नहीं जाओगे, या फिर मैं कहूँ कि आप छुट्टियां भी नहीं लगाएंगे, है ना, बिल्कुल अच्छे से मजा आ रहा है, अब अच्छे से टाइमली हर काम कंप्लीट कर रहे हैं। सो टाइमली कंप्लीट ऑफ द जॉब भी का भी एक यहाँ पे फीचर हो सकता है, अगर आपने सही तरीके से प्लेसमेंट की होगी तो। ऑर्गेनाइजेशन हैज अ टाइमली डिलीवर द अंडरटेकर project and the work. If the right persons are not available for the job, it will not be possible to deliver the project, the placement on the time. मीन्स कि अगर सही जगह से सही पोस्ट पे सही पर्सन अपॉइंट नहीं किया, सो ऑब्वियस ही बात है वो टाइमली अपना काम नहीं किया करेगा। काम क्यों नहीं करेगा? क्योंकि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, जैसे मैंने उसमें एग्जांपल दिया, मशीन चलानी नहीं आती, है ना, मशीन नहीं चलानी आती तो ऑब्वियस ही बात है तो वो प्रोडक्शन क्या टाइमली कंप्लीट कर पाएगा? क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि मशीन बार बार रुक रही थी, मशीन खराब हो गई है, तो एक्सीडेंट्स भी क्रिएट हो सकते हैं, है ना। अगर ये क्रिएट कब नहीं होंगे? जब एफिशिएंट पर्सन वहां पे पॉइंट होगा, तो यहाँ पे रिडक्शन इन द एक्सीडेंट्स भी है, ठीक है। मींस कि जिस स्पेशल एरिया में आपका जो स्पेशलाइजेशन आपकी थी, उसी स्पेशलाइजेशन को लेकर आपको अपॉइंट किया है, सो ऑब्वियस है कि आप कम से कम एरर, मिस्टेक एंड एक्सीडेंट्स करेंगे और इसी के बेस पर आप काम जो है टाइमली कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपने टाइमली काम को कंप्लीट किया, सो क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव होगा ना, होगा, है ना, होगा। टाइमली डिलीवर कर पाएगा सामान, कर पाएगा नहीं कर पाएगा? अच्छा जी, समझ में आ गया, ये थी ऑब्जेक्टिव। अगर मैं कहूँ कि इसकी प्रॉब्लम्स क्या है, जस्ट इसके अपोजिट कर दो, जस्ट अपोजिट कर दो। एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से भी बात करनी है और आपको एम्प्लॉयर के भी। एक सेकेंड, एम्प्लॉय के भी और एम्प्लॉयर के। एम्प्लॉय क्या चाहेगा कि उसकी स्किल को क्या किया जाए, मैच किया जाए। मैंने कहा कि एक पर्सन एमकॉम है, एमबीए है, उसका जेआरएफ क्लियर है और उसको क्या दिए जा रही है, उसको मैं कहूँ कि उसको केवल 7th क्लास दी जा रही है और सैलरी केवल 8,000 है। क्या वो उस पोस्ट पे रहेगा काफी दिन?
मेरे को तो नहीं लगता कि यहाँ रहेगा। हाँ, कुछ अलग मजबूरी होगी तो वो रह सकता है, बट नहीं, वो इन केस वो नहीं रहेगा, मोस्ट ऑफ चांसेस है वो नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी जो स्किल है उस पोस्ट के साथ मैच नहीं हो रही है। वो एटलीस्ट +1 +2 को तो पढ़ाए ना, और कम से कम 52 से लेकर अप्रोक्स 60 70 80 यहाँ तक अपनी सैलरी को एक्सपेक्ट कर सकता है ना। समझ पा रहे हो? तो जो जॉब सीकर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो क्या है, स्किल मिसमैच होना, मीन्स की जो आपकी स्किल है जो इंडस्ट्री चाहती है वो मैच नहीं हो रही है ना। समझ पा रहे हो? अच्छा, नेक्स्ट क्या है, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। लिमिटेड अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है कि जो नया टैलेंटेड है, अब मैं कहूँ कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्लेसमेंट है वो किसके बेस पे कर रहे हैं, मेरिट के बेस पे कर रहे हैं, कि मीन्स जो आपकी जो मेरिट 10+2 में आई थी उसके बेस पे कर रहे हैं, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो क्या पता भाई उन्होंने +2 के बाद पढ़ना शुरू किया हो, है ना, और उन्होंने एग्जाम बढ़िया क्रैक किया हो, नंबर उनके ज़्यादा हो, तो ऑब्वियस ही बात है ये देखा जाएगा कि हाँ उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या देखा जा रहा है कि केवल पास्ट के नंबरों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। प्रेजेंट जो उनकी स्किल है, प्रेजेंट जो उनके पास नॉलेज है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनके पास जो अपॉर्चुनिटी है फ्यूचर में, जो कैरियर का जो पाथ है वो टोटली अनक्लियर रहेगा, है ना। प्रमोशन का भी चैप्टर हमने किया था। प्रमोशन के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, बताइए। प्रमोशन के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने बात की थी कि प्रमोशन किसके बेस पे हो रहा है, प्रमोशन किसके बेस पे हो रहा है, आपके मेरिट बेसिस पे, मेरिट कम बेसिस पे, सीनियरिटी वाइज। तो इन केसेस के अंदर आपकी जो करियर है वो कहीं ना कहीं स्टेबल नहीं रहने वाला। देखो क्या लिखा हुआ लिमिटेड अपॉर्चुनिटी में कि जॉब सीकर में एनकाउंटर द चैलेंजेस इन फाइंडिंग द सुटेबल पोजीशन दैट अलाइन विद देयर इज अ, जो कि साथ नहीं दे रही है, हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं कि जो हमारी क्वालिफिकेशन है, जो हमारे एक्सपीरियंसेस है, जो हमारे करियर गोल है, उनके साथ वो सुटेबल पोजीशन नहीं मैच कर रही है। हमारे पास वो बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है, और ये मोस्टली ना आपको देखने को मिलेगा जब आप खुद क्वालिफाइड कर जाएंगे ना। इवन देखो कोई एग्जाम क्रैक किया तो आपको वो पोस्ट मिल जाएगी जिस पोस्ट के लिए आप जाना चाहते, बट प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर सबसे पहले जो एक एम्प्लॉयर को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है और एक एम्प्लॉई को तो रहती है। ये एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई चाहते हैं कि मुझे सीधा HR मैनेजर बना दे, उसके पास पूरी तरह से क्वालिफिकेशन। क्या एम्प्लॉयर लगा देगा भाई, फ्रेशर है, पहले उसको नीचे के पोस्ट पे यूज करके देखेगा कि हाँ ये सुटेबल है या नहीं है, अच्छे से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, बट ये यहाँ पे पूरा फ्रस्ट्रेट हो रहा है। ये देखो दोनों के पक्ष को देखे, दोनों ठीक हैं, बट सर्कमस्टांसेस देखे जाते हैं, है ना। तो आपको ये लग रहा है कि लिमिटेड जो जॉब ओपनिंग है, सो ऑब्वियस ही बात है आप उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाएंगे। अनक्लियर कैरियर पाथ का मतलब क्या है कि कैरियर का दैट मीन्स आपकी आगे ग्रोथ होगी या नहीं होगी। आपको लग रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन इन फ्यूचर ग्रोथ नहीं करेगी, सो ऑब्वियस ही बात है आपकी भी ग्रोथ नहीं होगी। कंपनी ग्रोथ करेगी तो आपकी भी ग्रोथ होगी, है ना। जियोग्राफिकल कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है कि आपकी क्या की जा रही है, लोकेशन बार बार चेंज की जा रही है। प्लेसमेंट, आप रहते क्या हो, दिल्ली के अंदर हो, ठीक है, आपकी प्लेसमेंट कर दी यूपी के अंदर, आपकी प्लेसमेंट कर दी नीचे तेलंगाना के अंदर, मीन्स की नीचे वाले एरिया के अंदर, ठीक है, आपकी पोस्टिंग कर दी आसाम के अंदर, तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी। इवन मेरे को लग रहा है कि आप लोग जाएंगे भी नहीं, है ना, राइट। मन में आ रहा होगा कि नहीं हम तो चले जाएंगे, है ना। चलो बाकी डिपेंड करता है, आप बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं। सो यहाँ पे देखो जियोग्राफिकल कंस्ट्रेंट का मतलब ये है कि पर्टिकुलर जो प्लेस है, आपको लोकेशन है, वो आपको बहुत बड़ी दिक्कत देती है, स्पेशली इन देयर इज रिस्ट्रिक्टेड बाय द फैमिली ऑब्लिगेशन। क्या पता फैमिली की जो जिम्मेदारी है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, आप घर में 2 ही बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, लड़के की पोस्ट लग गई अम्बाला में, ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि आप आसम के अंदर, तो आप मेरे को लग रहा है कि नहीं जाएंगे, क्योंकि आप अपनी सबसे पहले फैमिली को प्रेफरेंस देंगे कि आप यहाँ पे रहकर भी अपने क्या कर सकते हो, जीवन को व्यतीत कर सकते हो, राइट। तो ये सभी क्या है, प्रॉब्लम आएगी एक एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से। एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से वही है कि एम्प्लॉयर जिस पोस्ट के लिए पर्सन चाहता है उसकी उतनी क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको अगर कॉलेज के अंदर टीच करना है तो आपका नेट मिनिमम पॉइंट है जो आपको क्वालिफाइड होना चाहिए। JRF क्वालिफाइड है तो वेल बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, सो आप वहाँ पे जा सकते हो। अगर आप नेट क्वालिफाइड नहीं है तो कॉलेज वाले आपको पढ़ाने के लिए एक भी लेक्चर नहीं देंगे, इवन आपको कैंपस में नहीं आने देंगे, है ना, पढ़ाने के लिए। हाँ, बट यही बात जैसे कि मैं कहूँ कि जो आपकी इंडस्ट्रियल एरिया है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ मारुति कंपनी का, आपको अगर वहाँ पे जाना है एज ए
एम्प्लॉय, तो आपके पास क्या होनी चाहिए, ITI होनी चाहिए, राइट। तो ये सभी चीज़ें एक क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, तो स्किल का गैप यहाँ पे माना जाता है, ठीक है। टैलेंट की शॉर्टेज कब होती है, टैलेंट की शॉर्टेज की जो डिमांड है जिस पर्टिकुलर फील्ड के लिए, ठीक है, वो अगर आपके पास नहीं मिल रही है, जैसे कि यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉयर में स्ट्रगल टू अट्रैक्ट एंड रिटेन द टॉप टैलेंट particularly in the high demand field or industry facing the shortage of the skilled worker. This can be lead to increasing the competition among the employer and the challenges is scaring the qualified the candidate. पता क्या करा, ठीक है, इसका एग्जाम्पल ये मेरे को याद आ गया। आपका जो डे बाय डे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, आज के टाइम में सबसे ज्यादा क्या यूज किया जा रहा है, AI टूल। किसी भी पर्टिकुलर आपको PDF तैयार करनी है, PPT तैयार करनी है, प्रेजेंटेशन देनी है, आप AI टूल से जल्दी से तैयार कर सकते हैं। इन केस किसी एम्प्लॉय को AI टूल नहीं आता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज करना नहीं आता, तो ऑब्वियस सी बात है आप उस ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे। सो आपके लिए ये कहीं ना कहीं ड्रॉबैक हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपके टैलेंट में शॉर्टेज हो जाएगी। जो कंपनी को चाहिए ना, कंपनी को ये चाहिए कि जितने भी एम्प्लॉय जिनको भी AI टूल का यूज करना आता है वो रहेंगे, बाकी टर्मिनेट हो जाएंगे, ठीक है। सो कहीं ना कहीं जो टैलेंट जो चाहती है कंपनी, एज पर देयर इज अ कंपटीशन के साथ साथ वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। जो एक्सपेक्टेशंस है, ऑब्वियस ही बात है, हर किसी की एक्सपेक्टेशंस अलग अलग होती है। कंपनी कहती है, जैसे मैंने ऊपर आपको एग्जांपल दिया, इस पर्सन की जो सैलरी होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग 52 से लेकर 76,000 से पर मंथ के हिसाब से, ठीक है, बट उसको क्या मिल रहा है, 8,000 मिल रही है ना। वो स्कूल से उनको बस की सर्विस दी जा रही है, जो आने जाने का खर्चा वो भी आपका है। सो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो भी क्या हो जाएंगी, मिस मैच हो जाएंगी। जैसे कि सैलरी के रिगार्डिंग हर कोई चाहता है कि उनको एक हैंडसम सैलरी मिले, बेनिफिट अच्छा मिले, जॉब के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क कल्चर हो गए, ये सभी के सभी कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हुआ तो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं हो जाए। एम्प्लॉयर क्या चाहता है कि कम से कम सैलरी में हमें एक अच्छा एम्प्लॉय मिल जाए। एम्प्लॉय क्या चाहता है कि ऐसी रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन में जाऊं, मुझे अच्छा सैलरी पैकेज मिले, है ना। अच्छा, रिक्रूटमेंट कॉस्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग होता है। आप कंटिन्यूस लेवल पे आप क्या करते हो, रिक्रूटमेंट की प्रोसेस करते हो, जैसे कि आपको इतनी रिक्रूटमेंट करनी है। ये चैप्टर नंबर हमने रिक्रूटमेंट में किया था कि वी आर हायरिंग का, बहुत अच्छा चैप्टर था ये, कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हो सकती है। हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। सो ये सभी चीज़ें क्या हो सकती है, आपकी प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। प्लेसमेंट का चैप्टर हो गया फिनिश। अब हम बात कर देते हैं इंडक्शंस के बारे में। देखो ये पता लग रहा है, ये जो पर्सन है ये क्या है, इंट्रोड्यूसर है, और ये क्या है, न्यू, या फिर मैं कहूँ कि नए फ्रेशर्स हैं, नए एम्प्लॉय है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आप उनको क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ना हर साल इतना प्रॉफिट कमाती है, उनमें से इतने खर्चे होते हैं, इस साल ये खर्चे हमारे क्या होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, प्रॉफिट दुगना होना चाहिए, ये स्ट्रैटेजी बताएगी। अच्छा, आपका जो डिपार्टमेंट है, आपका ये डिपार्टमेंट है, सर आपका ये वाला डिपार्टमेंट है, सर आपका ये वाला डिपार्टमेंट। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है इन रूल्स के ऊपर बैठी हुई है, मीन्स की इन रूल के ऊपर इनको फॉलो करती है। क्लियर है। अच्छा, ये होता है एम्प्लॉय का इंडक्शन करना। देखो क्या लिखा हुआ है कि इंडक्शन क्या है, रेफर टू अ प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एंड इंटीग्रेटिंग अ न्यू पर्सन इनटू द ऑर्गेनाइजेशन और अ प्रोग्राम। मीन्स कि जब एक नए पर्सन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, उनको मिलवाया जाता है, फैमिलाइज किया जाता है द इंडिविजुअल विद द कंपनीज के कल्चर के साथ बताया जाता है कि कंपनी का कल्चर ये है, कंपनी की पॉलिसी ये है, कंपनी इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, कंपनी के एक्सपेक्टेशंस ये है कि आपकी जो मेन काम रहने वाला है ना, आप हम ना कस्टमर्स को इस तरीके से अट्रैक्ट करते हैं। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ, वो कॉल सेंटर्स वाले होते हैं ना, कॉल कर करके दिखाते हैं कि हाँ मेरे जो नॉर्मल कस्टमर है वो हमारा क्या है, परमानेंट कस्टमर बन रहा है, ठीक है। मीन्स की जब एक नया जो पर्सन आता है, न्यू कमर्स होता है, उनको एडजस्ट किया जाता है एक नए इन्वायरमेंट के अंदर, एडजस्ट किया जाता है, अंडरस्टैंड करवाया जाता है उनको क्या रोल्स है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। समझ पा रहे हो। अच्छा, इसका मेन मकसद यही है कि उनको ये बताना, जो नया पर्सन आ रहा है ना आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको ये बताना कि आपकी कितनी ज़्यादा अहमियत है इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर, कि आपका जो रोल है ना इस कंपनी के लिए इतना % है। अगर आप रोल अदा अच्छे से नहीं करेंगे तो कंपनी कहीं ना कहीं लॉस में जा सकती है। मीन्स कि उसका रोल को आइडेंटिफाई करना। क्या कह रहे हैं, इट हेल्प टू अंडरस्टैंड द न्यू एम्प्लॉय द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर
role and how their job contribute may lead the organization to achieve the its objective। उस कंपनी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप कितना ज्यादा रोल अदा कर रहे हैं वो आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अच्छा, इसका पर्पस क्या हो सकता है? अब देखो जो प्लेसमेंट होती है ना वो वन वे होती है, ओरिएंटेशन प्लेसमेंट क्या होते हैं, वन वे होते हैं कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको बता देगी कि आपकी ये रोल है, ये पोस्ट है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ड्यूटी है, ये इतने टाइम में कंप्लीट करना है। बट इंडक्शन क्या होता है, टू वे होता है। टू वे कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, एक तरफ तो आपका डिपार्टमेंट है, एक तरफ आप है। डिपार्टमेंट आपको बता रहे हैं कि ये आपको कॉमर्स डिपार्टमेंट है, इसके अंदर 4 सेक्शन, अगर आपको कोई काम हो तो डायरेक्टर के पास जाना, कोई डाउट हो तो डायरेक्टर के पास जाना, कोई एग्जामिनेशन की तरफ से काम हो तो आप कोऑर्डिनेटर की तरफ से पास जाना। मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया था। अच्छा, इसको कोई मेरे को कोई डाउट था, जैसे मेरे को नॉर्मली मोस्ट ऑफ डाउट होते ही है कि स्टूडेंट्स की क्या पनिशमेंट दे सकती हूँ मैं, ठीक है। स्टूडेंट अगर काम ना करके आए तो क्या उनके पेरेंट्स को मैं कॉल कर सकती हूँ, ठीक है। ये सभी तरह की, अगर देखो मेरे को भी क्वेश्चंस था, ये मेरे को बता रहे, मैं इनसे कोई क्वेश्चन पूछ लूँ, तो ये टू वे कम्युनिकेशन है। मीन्स कि दोनों तरफ से क्या होगा, वाद विवाद होगा। मीन्स की वाद विवाद नहीं कहेंगे, कम्युनिकेट होगा, ठीक है। अच्छा, इन केस मैं देखो ये मेरे को फ्रेंडली नेचर से बता रहे हैं, मुझे फ्रेंडली नेचर से पूरी डिपार्टमेंट के बारे में बता रहे हैं कि हाँ जी ये आपका डिपार्टमेंट है। हाँ जी तनु जी कैसा लगा आपको? मेरे को जो मेरा जो फर्स्ट डे था बहुत अच्छा था, जब मैंने जॉब टाइम किया था। सो बहुत अच्छी जॉब थी मेरी। सो वहाँ पर मेरे को बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिला, और डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे मेरे को क्या किया जाता था, पूछा जाता था कि हाँ जी कैसे हो, क्या आपका काम सही चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सभी चीज़ें पूछता है। तो इवनली बात है कि वो फ्रेंडली नेचर का इन्वायरमेंट था। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, ये इनफॉर्मल रिलेशंस होते हैं आपके कलीग्स के साथ, आपके न्यू पर्सन के साथ, ठीक है। इट प्रमोट द टीम स्पिरिट। हमारे पास क्या होती थी, एक टीम स्पिरिट होती थी। हम चारों डिपार्टमेंट ने मिलकर, मींस कि चारों सेक्शंस को मिलके हमने क्या करना था, कॉमर्स का रिजल्ट अच्छा लेके आना था। सभी डिपार्टमेंट का यही था। तो एक टीम स्पिरिट की भावना क्रिएट करते हैं, ठीक है। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस को एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं दोनों तरफ से एम्प्लॉय और आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों क्या हो रहे हैं, एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है। एक सेकेंड, कोई भी जो भी एम्प्लॉय है, उनको अगर किसी भी तरह का डाउट है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, उसको जल्दी से क्या करना, सेटल डाउन करना, जल्दी से उसको सॉर्ट आउट करना। अच्छा, न्यू जो एम्प्लॉय है बिकम अ प्रोडक्टिविटी मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज सुन एज पॉसिबल। उनकी मेन कोशिश यही रहती है कि जो नया ऑर्गेनाइजेशन आया, वो जो एम्प्लॉय आया ना, उसको क्या किया जाए, अच्छे से सेट कर दिया जाए और वो हमारे लिए अच्छा रिजल्ट दे के जाए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है आपका, इट हेल्प द एम्प्लॉय टू परफॉर्म द जॉब प्रॉपरली। ये हमेशा हेल्प करने की बात की जा रही है इंडक्शंस के अंदर। अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो उसको सॉर्ट आउट करना, किसी और उसको परफॉर्मेंस करते वक्त, या फिर मैं कहूँ कि जॉब को परफॉर्म करते वक्त आपकी हेल्प की जाती है, ठीक है। कि वो कम से कम क्या करे, मिनिमम मिस्टेक करे काम को करते वक्त, क्योंकि इसमें दोनों का फायदा है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का भी और एम्प्लॉय का भी। एम्प्लॉय की नॉलेज, एम्प्लॉय की स्किल, एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस अच्छा होगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका ऑब्जेक्टिव टाइमली कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, टाइप ऑफ इंडक्शन पढ़ लेते हैं। इंडक्शन आपके वैसे 2 तरीके के होते हैं, बट स्ट्रैटेजी आपकी 4 तरीके की दी हुई है। ये स्ट्रैटेजी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से करके जाना, ठीक है। ओके, चलो क्या कहते हैं कि इंडक्शन के टाइप एक तो फॉर्मल होता है, एक आपका इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन पढ़ा है, मीन्स कि जिसके अंदर एक पर्टिकुलर फॉर्मेट यूज किए जाते हैं, पर्टिकुलर एक सीक्वेंस यूज किए जाते हैं, एक स्ट्रक्चर होता है, राइट। ये ज्यादा प्रिसाइज होता है, मीन्स कि इसके अंदर रूल रेगुलेशन जैसे बोला गया है ना, जैसे हम कहते हैं ना कि फॉर्मल कम्युनिकेशन करना है। मीन्स कि अगर आपको टॉप मैनेजमेंट से बात करनी है ना, तो पहले मिडिल मैनेजमेंट से बात करनी होगी, फिर लोअर मैनेजमेंट से बात करनी होगी। जो ये फोरमैन होते हैं ना, उनको पहले यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। मीन्स कि एक प्रोसेस को फॉलो करके आप क्या कर रहे हो, काम को परफॉर्म कर रहे हो। इंडक्शन यही होता है, मीन्स कि एक पर्टिकुलर टाइम रखा गया है कि इस टाइम आपको क्या किया जाएगा, इस एम्प्लॉय को ये काम समझाया जाएगा। अच्छा, इसके बाद एक वेबिनार होगा जिसके अंदर सबको ये डिस्कस किया जाएगा। मीन्स कि कैसे क्या कुछ करना है, ईच एंड एवरीथिंग क्या होगा, ये स्ट्रक्चर्ड वे में होगा। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि ये कब यूज हो सकता है। क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन में 2 एम्प्लॉय आए हैं, ठीक है, नए आए हैं, आप उनके लिए भी फॉर्मल यूज करेंगे? नहीं ना। ये मोस्टली आपकी जो लार्ज कंपनीज होती है, जिनकी जो स्ट्रेंथ है, जिनकी जो आपका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत बड़ा होता है, वहां पे फॉर्मल यूज किए जाते हैं। क्योंकि इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतने सारे एम्प्लॉयज को अच्छी तरीके से हैंडल करना, उनको बताना, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है।
इनफॉर्मल का क्या होता है, जब जहाँ पे कोई स्ट्रक्चर या जहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं हम फॉलो करते, यहाँ पे हम डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। क्या लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज प्रोसेस होती है, ठीक है। दिस प्रोग्रामिंग टिपिकली इंक्लूडिंग द शेड्यूल एक्टिविटी, हर चीज क्या है, एक्टिविटी शेड्यूलिंग होगी कि कब आपका ओरिएंटेशन का सेशन लगने वाला है, कब आपकी ट्रेनिंग वर्कशॉप होने वाले, कब आपकी प्रेजेंटेशन होने वाले, कब आपकी जो मेंटरशिप अपॉर्चुनिटी आने वाली, ईच एंड एवरीथिंग का जो टाइम शेड्यूल है वो क्या हो जाएगा, सेट होगा। अच्छा, इनफॉर्मल के अंदर क्या कि लेस स्ट्रक्चर होता है, अपना क्या होता है, कैजुअली होता है, इनफॉर्मल रिलेशनशिप होता है, इनफॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं, ठीक है। जो आपके जो नॉर्म्स है, जो आपकी लर्निंग होता है एक्सपीरियंस के थ्रू, वो सभी क्या होते हैं आपका इनफॉर्मल वे से होता है। ये मोस्टली आपके छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज की जाती है। अब यहाँ पे आ जाते हैं स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट यही है, फॉर्मल है, फिर आ जाता है इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव, ठीक है, फिर आ जाता है सीरियल और इंजेक्टिव आता है, ठीक है, फिर आ जाता है इन्वेस्टर्स एंड द डिसइन्वेस्टर, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डिसवेस्टर, क्लियर है। तो यहाँ पे जो फॉर्मल मैंने आपको समझा दिया, फॉर्मल क्या होता है कि जहां पर हम केवल क्या करते हैं, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर, एक प्रॉपर एक प्रोसेस को लेके चलते हैं। दिस इंडक्शन प्रोसेस में बी फॉर्मल और द इनफॉर्मल। सबसे पहले इनफॉर्मल की बात कर रहे हैं। फॉर्मल इंडक्शन प्रोग्राम क्या होता है, कंपनी प्रिपेयर अ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग एंड ए न्यू एम्प्लॉई आर इंट्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम। जो जो प्रोग्राम सेट किए गए, ऊपर वाला एग्जांपल ले सकते हैं कि जो भी आपकी जो सेशन होने वाले हैं, ट्रेनिंग वर्कशॉप होने वाली है, प्रेजेंटेशन होने वाली है, मेंबरशिप होने वाली है, वो सभी के सभी की टाइम शेड्यूलिंग होगी। इंडक्शन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, इनफॉर्मल इंडक्शन क्या होता है, जिसके अंदर डायरेक्ट प्लेस कर दिया जाता है और डायरेक्ट आपको जॉब के साथ उसके रिलेशनशिप बता दिए जाते हैं। मीन्स की न्यू एम्प्लॉय कैपेबल टू अडॉप्ट themselves टू देयर जॉब एंड द ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स कि जैसे जैसे नया एम्प्लॉय आ रहा है ना, वो अपने आप अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से, अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में एडजस्ट हो जाएगा। मीन्स कि अपने आप सीख लेगा। क्या कोई ऐसा होता है, कभी आपने ऐसा नहीं देखने को मिला होगा, समझ पा रहे हो। ये कहते हैं कि जो नया ऑर्गेनाइजेशन ना डायरेक्ट प्लेस कर दिया जाता है उस पर्टिकुलर जॉब के ऊपर। इंडक्शन डिपेंड करता है एम्प्लॉय की कैपेबिलिटी के ऊपर। एम्प्लॉय कैपेबल, भाई किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह का एम्प्लॉय अनस्किल्ड एम्प्लॉय आ जाए, क्या मीन्स अपना है जो इंडक्शन प्रोसेस उसी के हिसाब से कर दोगे, नहीं ना। सो दैट्स द रीजन जो फॉर्मल इंडक्शन होता है वो मोस्टली क्या किया जाता है, बेटर होता है, यूज किया जाता है एज कंपेयर टू द इनफॉर्मल इंडक्शन प्रोग्राम। अच्छा, इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव इंडक्शन का मतलब क्या है। इंडिविजुअल से क्या समझते हो, अकेले व्यक्ति को। कलेक्टिव का मतलब क्या है कि ग्रुप में बात की जा रही है। मान लीजिए आपके पास 10 व्यक्ति आए हैं नए एज ए एम्प्लॉय, उनको आप अकेले अकेले क्या कर रहे हो, इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में। भाई एक तो पहली बात तो ये टाइम कंज्यूमिंग होगा, है ना। और क्या पता 10 दिन लग जाए, क्योंकि एक व्यक्ति को सारा दिन समझाने में ऑब्वियस सी बात है पूरा एक दिन तो लग सकता है। अच्छा, और दूसरा जो बताने वाला है वो पक्का बोर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल पॉइंट होता है वो ज्यादा एक्सपेंसिव भी होता है और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। और ये इम्प्रैक्टिकल है कि इन केस लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, 1000 मेंबर हमने एकदम से अपॉइंट कर दिए। सो ऑब्वियस ही बात है, जैसे आपने कभी ट्रेनिंग की देखी है पुलिस फोर्स की, तो हमेशा उनको ग्रुप में किया जाता है, कलेक्टिव इंडक्शंस किया जाता है ना। सो यहाँ पे क्या है, दिस अप्रोच इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज बाय द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर इज अ फर्दर प्रेफर टू द फॉर्मल इंडक्शंस। पहले ये कलेक्टिव इंडक्शन का यूज करेंगे, मीन्स कि सभी को एक साथ इंट्रोड्यूस करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर फॉर्मेट सेट करेंगे, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के साथ ही चलेंगे, दैट मीन्स फॉर्मल इंडक्शन का यूज करेंगे। तुम समझ पा रहे हो। अच्छा, सीरियल एंड डिसजंक्टिव जो इंडक्शंस क्या होते हैं, क्या होते हैं। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए कि काफी सारे एम्प्लॉई हैं, उनमें से 3 एम्प्लॉई ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा क्या है, सीनियर है, मतलब सबसे ज्यादा सीनियर यही है। उसमें से जो 10 एम्प्लॉई है वो ठीक है, नॉर्मल है, और 8 एम्प्लॉई ऐसे हैं जो जूनियर है, ठीक है। अब बात की जाती है कि जो आपको इंट्रोड्यूस कौन करेगा, मीन्स कि किसकी मदद से आपको क्या किया जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर के बारे में बताया जाएगा। अगर बात की जाए वो सीनियर मैनेजर बता रहे हैं, उसे सीरियल इंडक्शन कहते हैं। मीन्स की सीनियर एंड एक्सपीरियंस जो एम्प्लॉई है इंट्रोड्यूस करते हैं एक नए एम्प्लॉय को अपनी कंपनी के साथ, उसे क्या कहेंगे, सीरियल इंडक्शन कहेंगे। इन केस जब कोई भी नया सीनियर जो एम्प्लॉई है, सीरियल याद आ रहा है, सीरियल ये है, ठीक है। जब कोई नया सीनियर जो एम्प्लॉई जो न्यू एम्प्लॉइज को इंट्रोड्यूस नहीं करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, डिसजंक्टिव अप्रोच कहेंगे। तो यहाँ पर सीधा सीधा याद रखना, अगर वो सीनियर एम्प्लॉई किसी नए पर्सन को क्या कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो उसे सीरियल इंडक्शन कहते हैं। अगर कोई सीनियर नहीं इंट्रोड्यूस कर रहा, कोई भी पर्सन इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिसजंक्टिव इंडक्शन कहेंगे। अच्छा, इन्वेस्टर्स एंड डिसइन्वेस्टर्स का मतलब क्या है
ये मोस्टली ना लेवल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। दैट मीन्स कि जो आपकी जो कंपनी है, कंपनी के जो नए एम्प्लॉई है वो किस लेवल पर आ रहे हैं। इन केस वो टॉप पोजीशन पे आ रहे हैं, सो हम किस पोजीशन का, अगर वो क्या करें, टॉप पोजीशंस आर बी फील्ड एक्सेप्टेड दिस अप्रोच, तो इस अप्रोच को इन्वेस्टर्स ओरिएंटेड अप्रोच को, मीन्स कि जितनी बड़ी अप्रोच पोजीशन होगा, लेवल होगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पोस्ट का, उस अप्रोच में ये यूज किया जाएगा, अदरवाइज आपका ये यूज किया जाएगा। ठीक है, माइनर टू मेक द माइनर मॉडिफिकेशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द न्यू रिक्रूटमेंट, इसको तब प्रेफर किया जाता है इन्वेस्टर्स को। ओके, क्लियर है? आई होप सबको ये जो चैप्टर है बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये जो स्ट्रैटेजी है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको जो पीडीएफ में दी जाएगी, आप इसको, आपको वहाँ पे ठीक करके दिया जाएगा। ये जैसे थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है, अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो ₹9 आपको इसके लिए पे करना होगा। अगर आप इंटरेस्टेड है तो व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी गिवन है, टीम के साथ आप कॉन्टैक्ट कीजिए, वो विद इन अ वर्किंग आवर आपको बता देंगे कि कैसे आपको ये पीडीएफ एक्सेस हो सकती है। ओके, सो चलो नेक्स्ट चैप्टर में ऑलमोस्ट हमारे सभी चैप्टर्स हो चुके हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर कर लिया है, हमारा सेकंड चैप्टर भी हो चुका है, थर्ड चैप्टर हमारा हो चुका है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का हो चुका है। अच्छा, आज हमने कर ही लिया है प्लेसमेंट वाला, ठीक है। देन उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल भी हो चुका है, ठीक है, और ट्रेनिंग का भी चैप्टर हमारा हो चुका है। हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड द पोटेंशियल अप्रेजल ये सभी कर लिए हैं। आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट पे जाकर, लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और क्वेश्चन पेपर पे भी विजिट कर सकते हैं। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप इनको ऑपरेट कर लेना, ठीक है। आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर 415 वीडियोज आपके लिए अपलोड कर दी गई है। और आप यहाँ पे जब प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे नजर आ रहा है आपको बीकॉम क्लासेस 2023-2024 क्वेश्चंस पेपर ऑफ द डिफरेंट यूनिवर्सिटी, नजर आ रहा है 143 वीडियोस है यहाँ पर। सो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इनको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो चलो अब एक मैराथन के लिए सोच रही हूँ मैं कि इसकी पूरी एक मैराथन बना दे कि 2 से 3 घंटे के अंदर पूरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपका ये जो चैप्टर है, जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना है। अच्छा लगा बुरा लगा दोनों पॉइंट से लिखना है, क्योंकि अच्छा लगा तो कहीं ना कहीं हम मोटिवेट हो जाएंगे, बुरा लगा कोई भी कमी नजर आ रही है सो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि जिससे हम कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ये नहीं है, जैसे हमने इसमें पढ़ा कि अगर गैप नजर आ रहा है तो गैप नजर आ रहा है तो उस पर्टिकुलर गैप के लिए हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग देंगे। तो इसी तरीके से हम भी अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, सो thank you for watching this video. Have a nice day and once again all the very best.